हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। और मल्टीपल इंटीग्रेशन में आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। देखिए, इससे पहले हम डबल इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, आज हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे। इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्या इनका यूज होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, जैसे कि हमने डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रिपल इंटीग्रल। मतलब यहाँ पर हमें फंक्शन को 3 बार इंटीग्रेट करना है। कितने बार इंटीग्रेट करना है? 3 बार। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफ fx,y,z बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर हमारे पास fx,y,z जो है एक कंटीन्यूअस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट ऑफ फाइनाइट रीजन v, है ना, फाइनाइट रीजन v हमारे पास क्या है, रीजन है, मतलब एक वॉल्यूम है, ठीक, ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, देन द ट्रिपल इंटीग्रल इज। मतलब अगर हमारे पास जो रीजन है वो 3 डायमेंशनल है, रीजन कैसा है, 3 डायमेंशनल है, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में ट्रिपल इंटीग्रल से वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। तो अभी तो हमें वॉल्यूम की बात नहीं करनी, अभी हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो ये देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। तो ये क्या हमारे पास एक फंक्शन है fx,y,z, क्या है, फंक्शन fx,y,z जो कि v रीजन में डिफाइन है। अगर हमें इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कुछ नोट लिखे हैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या है, जरा ध्यान दें। लिमिट्स इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल कैप्ट इनरमोस्ट। ऐसी लिमिट जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं उसको इनर मोस्ट में रखेंगे, यानी कि एकदम अंदर की तरफ रखेंगे। यानी कि ऐसा इंटीग्रल जिसमें 2 वेरिएबल है उसको अंदर की साइड में रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो लिमिट है z की, इसमें 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जहां पर लिमिट में 2 वेरिएबल होंगे उन लिमिट को हम अंदर वाले इंटीग्रल में लगाएंगे, अंदर वाले इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट, लिमिट्स इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल कैप्ट इन मिडिल। ऐसे लिमिट जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है उसको मिडिल में रखेंगे। देखो यहां पर एक ही वेरिएबल है, ये y की लिमिट है, और यहां पर एक ही वेरिएबल है x। उसके बाद लिमिट्स इन्वॉल्विंग कांस्टेंट्स कैप्ट आउटर मोस्ट। जहां पर कांस्टेंट है, यानी कि ऐसी लिमिट जो कि कांस्टेंट है उसको एकदम आउटर में रखेंगे, आउटर मोस्ट लिमिट होगी वो। तो यानी कि पहले इंटीग्रल में कांस्टेंट लिमिट आएगी, दूसरे इंटीग्रल में वो लिमिट आएगी जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, और तीसरा इंटीग्रल जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें वो लिमिट आएगी जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लिखा है उसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिमिट जो है, यहाँ लिमिट में वेरिएबल 2 वेरिएबल जो है x और y है। अब ऐसा नहीं होगा कि सभी क्वेश्चन में जो वेरिएबल लिमिट होगी उसमें यहाँ पर x और y होंगे, हो सकता है कि यहाँ पर y और z हो। तो अगर यहाँ पर y और z होगा तो लिमिट x की होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर जिसकी टर्म आएगी लिमिट उसकी नहीं होगी। अगर यहाँ पर टर्म x y की है तो लिमिट z की होगी, अगर टर्म यहाँ पर x z की है तो लिमिट y की होगी, और अगर यहाँ पर टर्म y z की है तो लिमिट x की होगी। तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जरा यहाँ पर ध्यान दें। देखो सबसे पहले अगर आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो 2 वेरिएबल वाली लिमिट है उसमें वेरिएबल कितने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम इनर मोस्ट इंटीग्रल। आपको इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करना है, आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है इनर मोस्ट इंटीग्रल से, यानी कि सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, सबसे अंदर वाला इंटीग्रल पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में इसको करेंगे उसको भी देखना है। देखिए लिमिट अगर z की है तो आप इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर लिमिट y की होगी तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और अगर लिमिट x की होगी तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास z की है तो हम इसको क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिए जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे z की, तो dz को पहले लिख लें, ठीक है ना, dz को पहले लिख लें, और यहाँ पर dy और dx हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले किसको, इस अंदर वाले इंटीग्रल को इवेल्युएट करूंगा, ठीक है ना, अंदर वाले इंटीग्रल को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ये वाला इंटीग्रल सबसे पहले क्या होगा, इवेल्युएट होगा। जब आप इसको इवेल्युएट कर ले तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की लिमिट है, जिस क्वेश्चन में जैसी भी लिमिट होगी, ठीक है। तो अब दूसरा इंटीग्रल हमारा कहां से होगा, यहां से, ये हमारा होगा सेकंड इंटीग्रल यहां तक, ठीक है ना। ये भी हमारा इवैल्यूएट हो जाएगा, और जब ये इवैल्यूएट हो जाएगा तो लास्ट में कांस्टेंट लिमिट होंगी और हम लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी तो क्वेश्चन वाइज वेरी करेंगे सब में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक और चीज देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में लिमिट वेरिएबल्स होगी, ये तो मैंने केस बताया कि अगर 2 वेरिएबल लिमिट है तो अंदर आएंगी, 1 वेरिएबल लिमिट है बीच में आएगी, कांस्टेंट लिमिट है तो यहाँ पर आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सारी लिमिट कांस्टेंट हो, तो जहां पर सभी लिमिट कांस्टेंट होती है वहां पर किसको आप पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले dx लिख लीजिए, y के रेस्पेक्ट में पहले करना चाहते हैं तो dy लिख लीजिए, और अगर z के रेस्पेक्ट में पहले लिखना चाहते हैं तो dz लिख लीजिए। जिसके रेस्पेक्ट में आप करना चाहें उसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि इफ ऑल द लिमिट्स आर कांस्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसी के अकॉर्डिंग अपने लिमिट्स को भी लिख लें, अपने dy dx और dz को भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है। तो ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल। बहुत देखिए डबल इंटीग्रल के कंपैरिजन में ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना हमारे लिए यहाँ पर आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, फार्मूला देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक। इंटीग्रेशन बस आपको आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल, अब यहां पर ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन में जो हमारी लिमिट है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल लिमिट नहीं है। तो लिमिट अगर कांस्टेंट है तो अब आप किसी को भी किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, लिमिट चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, सबसे पहले इंटीग्रल अंदर वाला ही होगा, सबसे पहले इंटीग्रल अंदर वाला ही होगा। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कांस्टेंट लिमिट है, किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे जो सबसे पहले लिखा है dx। तो एक काम करते हैं dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे dz के रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में करना है, तो dz को पहले लिख दो, dx को बाद में लिख दो, वो आपकी मर्जी है, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इसको x के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट, ये पार्ट इंटीग्रेट करूंगा। जब ये पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है। पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फिर उसके बाद, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1, दूसरा इंटीग्रेशन ये भी 0 से 1 और थर्ड वाला भी 0 से 1। फंक्शन क्या है, e की पावर x प्लस y प्लस z, ठीक, dx dy एंड dz, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले को, इसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए यहां पर e की पावर x प्लस y प्लस z है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, e की पावर x प्लस y प्लस z। आपको मालूम है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर x इनटू e की पावर y प्लस z। देखो भाई जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो वापस यही आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा पहले, देखिए। तो अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख रहा हूं, लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1, और इसको मैंने लिख दिया e की पावर
e की पावर x और e की पावर y प्लस z। ऐसा क्यों किया मैंने? देखिए इससे करने से क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि देखो e की पावर x, e की पावर y प्लस z तो कांस्टेंट है, इसको चाहे तो आप अंदर वाले इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप अंदर वाले इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान देंगे कैसे। अब यहाँ पर e की पावर y z और dy dz दोनों कांस्टेंट है, चाहे तो आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। देखिए कितना आएगा, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब यहाँ पर मेरे पास देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, है ना। अब e की पावर y प्लस z ये तो मेरे पास रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो हाँ मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो e की पावर y प्लस z ये तो कांस्टेंट है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। देखिए ये तो कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x। अब क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया है तो अब हम dx नहीं लिखेंगे। लिमिट कहां से कहां तक हो गई? 0 से 1 तक, 0 से 1। तो ये मेरा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप चाहे कंफ्यूजन है तो आप e की पावर y प्लस z और dy और dz को इस वाले इंटीग्रल के पहले बाहर कर दें तो अंदर क्या बचेगा? e की पावर x dx बचेगा, उसका आप कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में क्या है। देखो अब यहाँ पर लिमिट का अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से 1, 0 से 1 e की पावर y प्लस z और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। और e की पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है, e की पावर 1 ही होगा, तो e माइनस 1 यहाँ से कांस्टेंट है और e माइनस 1 तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरे पास e माइनस 1 कांस्टेंट है, मैंने पूरा ही बाहर निकाल दिया, पूरे में से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। देखिए e की पावर y प्लस z भी यहाँ कांस्टेंट था, लेकिन आप उसको पूरे में से बाहर नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि वो इस वाले इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, अगले वाले इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट नहीं है। लेकिन e माइनस 1 तो सब के लिए कांस्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 0 से 1, 0 से 1। अब देखो e की पावर y प्लस z है, अब मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, इस चीज का भी आप ध्यान दें। देखिए किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ dy और dz लिखें, है ना, यहाँ पर भी dy और dz आएगा। अब जरा ध्यान देना, अब पहले कौन है? dy है, तो मैं y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो यहाँ पर e की पावर y z को अगेन e की पावर y प्लस z को e की पावर y प्लस z को आप e की पावर y और e की पावर z लिख सकते हैं। तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पर करूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? e की पावर y इंटू e की पावर z और dy एंड dz। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर z तो कांस्टेंट है, चाहे तो आप बाहर निकाल दें इसको, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखें जरा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो e माइनस 1 तो हमारा पहले से ही बाहर है, 0 से 1। अब ये इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर z कांस्टेंट है, e की पावर y का इंटीग्रेशन होगा और e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y ही रहेगा, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 और बचेगा dz। क्या बचेगा? dz बचेगा। अब इसको जरा आगे ध्यान से देखें, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? e माइनस 1। अब यहाँ पर जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट 0 से 1 e की पावर z, e की पावर 1 और e की पावर 0 आ जाएगा और dz, यानी कि फिर से e माइनस 1 आ गया और ये तो कांस्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दें। इंटीग्रेशन से बाहर करने पे हमें क्या मिल जाएगा? देखिए जरा, हमें मिलेगा e माइनस 1 दो बार आ जाएगा, e माइनस 1, e माइनस 1। अंदर क्या बचा? 0 से 1 e की पावर z और dz बचा। क्या बचा? dz बचा। अब e की पावर z का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो
e की पावर z का इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, e माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z लिमिट 0 से 1, और आगे इसको बढ़ाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और ये फिर से ये क्या आ जाएगा, e माइनस 1 का होल स्क्वायर और e माइनस 1, यानी कि e माइनस 1 का होल क्यूब आ गया, e माइनस 1 का होल क्यूब। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो देखिए क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आंसर आएगा देखिए 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 dx dy and dz is equal to फंक्शन क्या था, e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy dz इज इक्वल टू e माइनस 1 की होल पावर 3। ये हमारा फाइनली इससे आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया आंसर यहां से, ठीक। तो ये हमारा क्या है फाइनली यहां से आंसर है। तो 0 से 1 e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy dz इक्वल टू e माइनस 1 की होल पावर 3। तो मेरे ख्याल से एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, बस आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए जैसे डबल इंटीग्रल में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर तो हमें कर्व ड्रा करने पड़ते थे। यहाँ पर अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपको ग्राफ भी ड्रा नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, इवैल्यूएट। देखिए यहाँ पर हमें इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है, यहाँ पर फंक्शन है x प्लस y प्लस z और dx dy dz वेयर रीजन r। अभी जो रीजन r है देखो क्या है, रीजन r में जो लिमिट दे रखी है, देखिए x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट 1 से 2 है और z की लिमिट 2 से 3 है। मतलब हमें यहाँ पर x y z मतलब तीनों लिमिट्स को आपको यहाँ पर लिख कर दिया है कि जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y 1 से 2 वेरी कर रहा है, z 2 से 3 वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर किसकी लिमिट पहले लेंगे, क्योंकि लिमिट यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट ही है, लिमिट यहाँ पर भी कांस्टेंट है, आप किसकी लिमिट पहले लेंगे और किसकी लिमिट बाद में लेंगे ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है ना। आप अगर चाहें तो x की लिमिट को पहले लिख लें, तो पहला इंटीग्रल 0 से 1 हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रल 1 से 2 हो जाएगा और तीसरा इंटीग्रल 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आप यहाँ पर z की लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ देखो z लास्ट में लिखा है, z में पहले लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं dx dy dz को ऐसे रखूंगा तो आप क्या करें, सबसे पहले x की लिमिट लिखें, फिर यहाँ y की लिमिट लिखें और यहाँ पर लिखें z की लिमिट। क्या लिखें, z की लिमिट। अब देखिए ऐसा तब करना है जब कांस्टेंट लिमिट है, अगर लिमिट वेरिएबल होगी तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अभी तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल r x प्लस y प्लस z dx dy एंड dz, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैंने जैसा था एज इट इज आपको करके दिखाया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं z की लिमिट को पहले लिख लेता हूँ, z की लिमिट को पहले लिख लेता हूँ और फिर dz को भी पहले कर देता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो यहाँ पर मैं लिमिट लिख रहा हूँ, देखें ध्यान से जरा। तो सबसे पहले मैं z की लिख रहा हूँ, z की लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 3, 2 से 3, और y की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1। आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये 0 से 1, ये 1 से 2 और ये 2 से 3, ठीक। x प्लस y प्लस z। अब देखो मैंने जिसके अकॉर्डिंग मैंने लिमिट ली है, मैं ये भी उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। सबसे पहले मैंने किसकी लिमिट लिखी है, z की, तो सबसे पहले मैं dz लिखूंगा। फिर मैंने किसकी लिमिट लिखी है, y की, तो मैं फिर dy लिखूंगा। और उसके बाद मैंने लिखी है x की लिमिट, तो मैं यहाँ पर dx लिखूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है ना, कैसे हमें करना है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट पहले से ही लिखी होती तो आप क्या करते,
आप फिर कुछ नहीं करना था आपको, जो पहले लिखा उसी के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं यहाँ पर आगे देखो, अगर बाई चांस यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर देते ना, यहाँ पर z की लिमिट, यहाँ पर y की लिमिट, यहाँ पर x की लिमिट लिख देते हैं और इसको चेंज नहीं करते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। चल अब मैं इसको यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अंदर वाला, देखिए इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले कौन सा इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। अंदर वाले को सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, तो मैं यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहा हूँ 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3। अब देखो मैं यहाँ पर सीधे अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान देना, जब आप z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y होगा कांस्टेंट, x और y क्या होगा, कांस्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपको x का इंटीग्रेशन करना है z के रेस्पेक्ट में, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है भाई, x तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा dz, और z का इंटीग्रेशन z, तो x z आएगा, यानी कि x का इंटीग्रेशन x z आएगा अगर x कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर आप y का इंटीग्रेशन करते हैं z के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dz का इंटीग्रेशन आएगा z, तो yz। तो देखो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि अगर x कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x z आएगा और यहाँ पर yz आएगा, है ना। और अगर आप x का ही इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब आता है x²/2। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं कि ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ गया x dz, तो यहाँ पर x²/2 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, कांस्टेंट को या वेरिएबल को। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब मैं यहाँ पर देखिए आगे लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो जरा x का इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x z आएगा, y का इंटीग्रेशन y z आएगा, और z का इंटीग्रेशन, अब ये क्योंकि z के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है तो z²/2 आएगा, z²/2। तो थोड़ा सा जरा ध्यान दें, z²/2। तो अब देखो z का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका, तो z dz अब नहीं आएगा, अब आएगा dy और dx, dy और dx। लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 3 तक, लिमिट जरूर अप्लाई करें। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में अप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, 0 से 1, 1 से 2। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, हमने अभी इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो जहां जहां z है वहां पहले 3 रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y एंड प्लस 3 स्क्वायर का 9.2 माइनस माइनस, अब जहां जहां पर z है वहां पर 2 रख दीजिए माइनस करने के बाद। देखिए माइनस करने के बाद 2 रखेंगे तो ये -2x -2y। देखिए क्योंकि हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो यहाँ सारे में प्लस है तो सब में माइनस आएगा, माइनस, अब z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा dy एंड dx, dy एंड dx। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा। अब हमारे पास देखिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करने के बाद देखते हैं कितना आएगा, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2। देखो 3x - 2x, x बचेगा, 3y - 2y, y बचेगा, x प्लस y, x प्लस y, है ना, x प्लस y। उसके बाद 9/2 में से माइनस करेंगे 2 को, तो 5/2 बचेगा, तो प्लस में 5/2 और dy dx। अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए y के रिस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, 0 से 1। अब क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो देखिए x कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन xy, y का इंटीग्रेशन y²/2 और 5/2 का इंटीग्रेशन 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लिमिट 1 से 2 dy dx। अगेन अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा,
जहां जहां पर y है वहां वहां पर आपको पुट कर देना है 2 को पहले। चलिए तो ये 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 प्लस यहां पर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 माइनस, अब जहां जहां पर y है वहां वहां पर 1 पुट कर देंगे तो माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 5 अपॉन 2, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। यहां पर हम इंटीग्रेट कर चुके थे इसलिए यहां पर dy नहीं आएगा, है ना, यहां पर क्या आएगा केवल dx आएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो 0 से 1, देखो 0 से 1 सिंपलीफाई करेंगे 2x में से x बचेगा 7, देखिए 2 प्लस 7 हो गया, यहां पर 2x में से x जाएगा, x बचेगा 2 प्लस 7, 7 में से आपको माइनस करना है, देखिए ये कितना बचेगा, ये आपका होगा 1/2 और 5/2 कितना बचेगा -3, तो 7 में से -3 करेंगे तो 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4। तो ये सिंपलीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 4x और लिमिट हमारे हो गए 0 से 1, 0 से 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हमारे पास लिमिट को अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 4 और माइनस लोअर लिमिट 0 ही आ जाएगा तो -0 0, तो यहां पर हमारे पास आ गया एलसीएम 2 1 प्लस 8 मतलब आंसर आ गया 9/2। तो हमारे पास जो फाइनली जो आंसर आया इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन का, देखिए क्या था, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर x प्लस y प्लस z dx dy एंड dz इज इक्वल टू 9/2, ये हमारा फाइनली यहां से आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 से 1, 0 से x, 0 से x प्लस y। देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में भी आते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर आपके पास जो फंक्शन कोई नहीं है dx dy dz है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 से 1, 0 से 1, दूसरी लिमिट है 0 से x और 0 से x प्लस y। अभी तक जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको कराए उनमें लिमिट क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन इस बार लिमिट आ गई वेरिएबल। लिमिट्स क्या है इस बार, वेरिएबल है। तो वेरिएबल लिमिट जब होंगी तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान देखो। सबसे पहले अब लिमिट वेरिएबल आ गई, अब आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी तक क्या था, कांस्टेंट लिमिट थी तो हम किसी को भी पहले मतलब किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप अंदर की तरफ से चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे लिमिट किसकी है, तो यहाँ पर आप देखो लिमिट है 0 से लेके x प्लस y है, यानी कि यहाँ वेरिएबल x प्लस y है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर x और y वेरिएबल आ रहा है तो यानी कि लिमिट किसकी होगी, z की, क्योंकि तीन ही वेरिएबल है x y और z, तीन वेरिएबल है x y z में से x प्लस y वहां पर आ चुका है। इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है z की, ये लिमिट किसकी है, z की लिमिट है, ध्यान देना ये लिमिट z की है। ठीक, उसके बाद देखो ये 0 से x है, तो 0 से x वाली लिमिट किसकी होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, z की लिमिट पहले ही आ चुकी है, अब ये x है तो x या तो z की लिमिट हो सकता है या y की हो सकती है, तो z पहले ही आ चुका है तो इसका मतलब ये y की लिमिट है, तो ये y की लिमिट है। अब जो बचा 0 से 1 ये x की लिमिट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट z की है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिमिट किसकी है, z की है, जिसकी लिमिट होगी उसी के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इस ऑर्डर को मैं सही करके लिख लेता हूँ, ये ऑर्डर सही नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट हमारी देखिए जरा ध्यान से, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1, दूसरी लिमिट 0 से x और तीसरी लिमिट
0 से x प्लस वाई। तो यहां पर मैं पहले क्या लिखूंगा, dz, dy और dx। जिसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमने पहले उसको लिख दिया। तो सबसे पहले ये अंदर वाला इंटीग्रेशन होगा, ध्यान रखना, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन होगा, ये वाला, इसको करना पहले इवैल्यूएट। तो चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं, देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें। देखो 0 से 1, 0 से 1 और ये dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, और z की लिमिट 0 से x प्लस वाई, 0 से x प्लस वाई, ठीक है, 0 से x प्लस वाई, यहां पर ये x है, ठीक है, 0 से x। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dz का z आ गया, लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 से x प्लस वाई। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। पहली लिमिट तो हमारी 0 से 1 एज इट इज लिख लेते हैं, 0 से x इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x प्लस वाई और माइनस जीरो लोअर लिमिट, और यहाँ पर हमारे पास अभी क्या बच रहा है, dy और dx बच रहा है, dy और dx, तो ये dy और dx, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम इसको देखो पहले बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, 0 को हटा दें यहाँ से, 0 से x प्लस वाई और dy dx। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, अब हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला पार्ट पहले इंटीग्रेट होगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 0 से 1, यहां देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन xy, x का इंटीग्रेशन xy और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो गई 0 से x। अब क्या करना है आपको, देखिए dx यहां पर है, अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए जरा कितना आ जाएगा, 0 से 1। अब यहां पर ध्यान देना, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, तो y की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, तो यहां पर y की जगह लिमिट पुट करेंगे तो x into x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस देखो माइनस 0 0 है दोनों जगह, तो 0 0 ही आएगा, और dx। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2, ऐड करेंगे इसको तो 3x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट 0 से 1 3x स्क्वायर अपॉन 2, 3x स्क्वायर अपॉन 2 हमारे पास आएगा, ठीक है ना, 0 से 1 हमारी लिमिट थी, और 3x स्क्वायर अपॉन 2 हमारे पास इसका आंसर, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अपर लिमिट x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में किया था, ठीक है, तो यहां से 2 और प्लस 1 3x स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3/2 तो बाहर है, कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन केवल x स्क्वायर का करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो कितना आ जाएगा इस बार, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3/2 तो बाहर है, तो ये x³ अपॉन 3 आएगा, लिमिट 0 से 1 लगेगी, है ना, 0 से 1। तो आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3/2 इनटू लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, माइनस 0 तो 1/3 ही आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1/2। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आया उसको अगर आप ध्यान दें तो देखिए कितना है, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, 0 से x स्क्वायर, 0 से x प्लस वाई, और dx, dy एंड dz इज इक्वल टू 1/2, 1/2। तो ये मेरा फाइनली इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था, चलिए
तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको इंटीग्रेट करते जाना, सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट का बस ध्यान रखना है कि कहां पर किस तरह से लिमिट को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन को देखें जरा। इस बार लिमिट क्वेश्चन दिया है, लिमिट जो है 0 से 1, 0 से x स्क्वायर और 0 से x प्लस वाई, यानी कि अगेन वेरिएबल लिमिट है। कैसे लिमिट है? वेरिएबल लिमिट। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो जो हमारा फंक्शन है वो है ट्रिपल इंटीग्रल करना है r का x माइनस 2y प्लस जेड dz dy और dx। अब देखो जो वेरिएबल लिमिट है उनको कैसे अप्लाई करेंगे उस पर जरा ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स वेरिएबल है तो हम ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था तो वहां पर कांस्टेंट लिमिट थी, तो मैंने आपको बोला था चाहे आप अंदर से शुरू कर दें या बाहर से शुरू कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो वेरिएबल लिमिट देखते हैं जरा। पहली वाली लिमिट x 0 से 1 है, ये कांस्टेंट लिमिट है, तो जो कांस्टेंट लिमिट होगी वो तो सबसे बाहर आएगी, ठीक है ना। कांस्टेंट लिमिट हमेशा आउटर मोस्ट में आती है, तो ये तो 0 से 1 है, कंफर्म है। अब दूसरा इंटीग्रल, इसमें देखते हैं लिमिट। देखिए दूसरी जो लिमिट है वो 0 से x स्क्वायर है, यानी कि y की लिमिट है और वेरिएबल एक ही है, तो ये मिडिल वाली लिमिट होगी 0 से x स्क्वायर, ये y की लिमिट है। उसके बाद z की लिमिट देखो 0 से x प्लस y है, दो वेरिएबल है यहाँ पर इसलिए आखिरी में होगी, तो z की लिमिट जो है वो लास्ट में है 0 से x प्लस y। तो ध्यान दें कौन सी लिमिट किसकी है। देखो ये लिमिट है z की, ये लिमिट है y की और ये लिमिट है x की, है ना। तो सबसे पहले मैं फंक्शन चलिए पहले यहां लिख देता हूं। फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन हमारा x माइनस 2y प्लस 2z है। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो z की लिमिट पहले आ जाएगी, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो z ही पहले आएगा और वहां पर z ही पहले लिखा भी है। अगर नहीं भी लिखा होता तो हम पहले लिखते उसको। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं z के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। देखो 0 से 1, 0 से x स्क्वायर और 0 से x प्लस वाई, 0 से x प्लस वाई कितना आ जाएगा। देखो यहां पर इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं z के रेस्पेक्ट में, तो x का इंटीग्रेशन xz, y का इंटीग्रेशन 2yz। देखो ध्यान देना z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, x और y कांस्टेंट है, तो x और y कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन xz, 2y का इंटीग्रेशन 2yz, भाई z के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस 2z स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 से 2 जाएगा कट, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई करनी है, लिमिट का, अच्छा हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो इंटीग्रेशन जब हो गया है तो हमें ये नहीं लिखना था, इसको मैं हटा देता हूं, ये नहीं लिखना, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा है 0 से x स्क्वायर, ठीक। चलिए तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो कितना आ जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 से 1, 0 से x स्क्वायर, ठीक। और यहां पर लिमिट हमारी कहां से कहां तक थी, 0 से x प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, जरा ध्यान देना। जहां जहां पर z है वहां पर x प्लस वाई लिख दीजिए। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए शुरू में x z है, z की जगह x प्लस वाई लिखेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा और z की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक, माइनस 2y, z की जगह पर x प्लस वाई, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। देखो z की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, यहां पर भी 2y x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2z था और 2z का, एक मिनट, 2z हमारे पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर माइनस 2y प्लस z है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास कितना है, z है, x माइनस 2y प्लस z, तो
जेड माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो जेड की जगह x प्लस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये मेरे पास है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो आप सभी जगह अगर x जेड की जगह 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी, इसलिए मैं 0 वाला नहीं लिख रहा हूं। अब अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद ही दोबारा इंटीग्रेट करेंगे 0 से x स्क्वायर। यहां पर देखो मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x स्क्वायर प्लस xy, देखिए x into x x स्क्वायर, x into y xy माइनस 2xy, देखो x में मल्टीप्लाई होगा 2y का, माइनस 2y स्क्वायर प्लस, अब देखो ये a प्लस b x प्लस y का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो देखो कितना आएगा x स्क्वायर और नीचे 2 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां 2xy आएगा, 2 से 2 कट जाएगा मतलब xy, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और इसके बाद अभी हमारा z dy और dx तो चल ही रहा है, यहाँ पर dy और dx हमारे पास चल रहा है, dy और dx हमारे पास। अब इसको और थोड़ा आगे देखें, जरा सिंप्लीफाई करें। देखो यहाँ पर हम देखें तो प्लस का xy और प्लस का xy 2xy प्लस का, और ये माइनस का 2xy, यानी कि यहाँ से ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, xy प्लस xy 2xy और माइनस 2xy। और आप यहाँ पर देखें कुछ और कैंसिल होगा क्या? नहीं, देखिए y स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन 2, और हाँ ये देखिए अब ऐड कर लेते हैं बचे हुए को, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 0 से 1, 0 से x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 x स्क्वायर। इसी तरह से 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2 y स्क्वायर और dy dx। अब अगले स्टेप में देखें जरा, हाँ इसमें से मैं एक काम करता हूँ, 3/2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा पूरे इंटीग्रेशन के, तो 3/2 कॉमन आ गया, 0 से 1, 0 से x स्क्वायर और अंदर हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy एंड dx। देखिए दोबारा इंटीग्रेशन करने से पहले सिंप्लीफाई अगर हम कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, है ना, किसके रेस्पेक्ट में? अब हमें करना है ये y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, तो देखिए y के रेस्पेक्ट में मैं इसी के आगे इंटीग्रेशन कर देता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, 3/2 तो बाहर है, लिमिट 0 से 1, दूसरी लिमिट देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो x स्क्वायर के साथ आ जाएगा y माइनस y की पावर 3/3, लिमिट 0 से, देखिए लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से x स्क्वायर, 0 से x स्क्वायर और dx अभी हमारे पास बचेगा। देखिए y के रेस्पेक्ट में किया तो x स्क्वायर इनटू y और y स्क्वायर का हो गया y³ 3, ठीक है, dx। अब हम चलते हैं आगे, देखिए इसको मैं अब आगे कॉपी कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, देखिए 3/2 0 से 1, 3/2 लिमिट है 0 से 1। हाँ अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, देखो जहां पर y लिखा है वहां पर आपको x स्क्वायर, चलिए पहले एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y माइनस y³ 3 माइनस y³ 3 x स्क्वायर y माइनस y³ 3 3/2 बाहर है, 0 से x स्क्वायर, लिमिट है 0 से x स्क्वायर और ये आ जाएगा dx। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहां पर 3/2 तो बाहर है, लिमिट 0 से 1। अब जरा यहां पर y की जगह x स्क्वायर पुट करो, देखो y की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर into x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस y की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का होल क्यूब होगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है 6 अपॉन में 3 और लोअर लिमिट रखने पे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब यही हमारे पास यहां पर आएगा। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा, 3/2 बाहर है,
x की पावर 4 का x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 7/7, तो 3 into 7 है ना, लिमिट हो गई 0 से 1। अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें, देखिए कितना आ जाएगा। लिमिट को अप्लाई करते हैं तो 3/2, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1/5 माइनस 1/21। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए सॉल्व करके कितना आएगा 3/2। अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम देखिए कितना आएगा 21 और 5 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 105 एलसीएम है ना, 5 से 21 माइनस 5, तो ये 16 बचा। कितना बचा 16। तो देखिए मेरे पास आगे जो आंसर आएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए 16 बचेगा तो 3/2 इंटू 16/105। अब यहां से 3 से 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8/35, 8/35। तो हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2y प्लस जेड। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड dz dy dx, dz dy और dx, और इसका आंसर आ रहा है 8/35 है ना, 8/35। ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिमिट गिवन थी, वेरिएबल लिमिट थी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, ये समझना बहुत जरूरी था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट। अब यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है, लिमिट हमें गिवन है सर, और इस फंक्शन को हमें इवैल्यूएट करना है। देखिए कितना आ गया, ध्यान से देखें। देखिए देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है फंक्शन, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, फंक्शन को मैं लिख रहा हूं पहले, कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से 1, दूसरी लिमिट 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरी लिमिट 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz dy dx। चलो देखिए क्या करना है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये वेरी कांस्टेंट लिमिट है, ये किसकी लिमिट है। अब देखो लिमिट को पहचानते हैं जरा। यहाँ पर देखो अंदर वाला जो इंटीग्रल है, इसमें जो लिमिट लिखी है वो 0 से लेकर √x² माइनस y स्क्वायर, यानी कि इसमें x y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट हुई z की। किसकी लिमिट हुई, z की। इसमें x आ रहा है तो ये x का तो नहीं हो सकती, तो y की, और ये लिमिट है x की। तो हमने लिमिट को पहचान लिया है ना। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, z के, तो dz पहले ही लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं करना, सीधे इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर एक और चीज हमें देखना पड़ेगा, जो ये फंक्शन लिखा है, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, हाँ ये इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए dx अपॉन √ में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कितना होता है, sin इनवर्स x अपॉन a। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए कैसे, हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं पहले, तो z तो हो गया वेरिएबल, z क्या हो गया वेरिएबल, ये तो हमारा वेरिएबल है z, है ना। बाकी जो y और x है ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरी टर्म कांस्टेंट है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि क्या मैं इस पूरी टर्म को a मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं इस पूरी टर्म को a। तो मैं इस पूरी टर्म को देखो a लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना, इस पूरी टर्म को हम a लिखेंगे इस तरह से, लिमिट 0 से 1, दूसरी लिमिट 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरी लिमिट 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन है मेरा 1 से लेकर के, देखो ध्यान से देखें इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखें। देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर और इसका पूरे का लगा रहा हूं अंडर रूट और फिर इसका कर रहा हूं होल स्क्वायर। तो अब देखो ये a क्या हो गया यहाँ पर, a हो गया मेरा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब बनेगा फॉर्मूला a की जगह पूरी टर्म आ गई माइनस का जेड स्क्वायर। अब जरा देखो फॉर्मूला बन गया डी जेड डी वाई डी एक्स। अब ये पूरा का पूरा a का काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ, देखिए क्या लगेगा, 0 से 1 लिमिट 0 से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर अब यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा साइन इनवर्स देखिए x की जगह यहां z है तो z आएगा अपॉन x की जगह पर z अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेकर के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पर बचेगा dy और dx। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन जरूर बड़ा बड़ा है ना, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से कर दो, सबको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट हमारी 0 से 1 है, दूसरी लिमिट हमारी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर देखिएगा जब आप यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो z की जगह ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स z की जगह पर आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में भी यही लिखा, ठीक है ना, अपॉन में भी। और लोअर लिमिट करेंगे तो 0 जाएगा साइन, देखिए यहां पर लोअर लिमिट करने में क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy और dx। अब आगे देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये साइन इनवर्स 1 बन गया, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 0 से 1, दूसरा फंक्शन 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया π/2 माइनस 0 dy एंड dx। अगले स्टेप में देखिए जरा, तो π/2 को बाहर कर दो, मैं π/2 हो गया बाहर, 0 से 1 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर मेरे पास आ गया dy और dx। अब मुझे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अगला स्टेप में क्या आएगा, इसके आगे मैं लिख देता हूं, तो ये हमारा आ जाएगा, इसके नीचे लिख लेते हैं, देखिए कितना है, यहां से π/2 तो कांस्टेंट है, 0 से 1 लिमिट, देखिए dy का इंटीग्रेशन y और y पे लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप पे देखो क्या आएगा, इसी के आगे मैं लिख देता हूं, यहां पर बचेगा dx, कितना बचेगा dx। तो इंटीग्रेशन हो गया, y की जगह पे हम लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 इंटीग्रेशन 0 से 1, तो यहां पर क्या बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। तो अब आगे चलते हैं, देखिए फाइनली हमारे पास आ गया π/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये हमारे पास बचा है ना, π/2 0 से 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मेरे पास आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर अगेन हमारा इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये सारे फॉर्मूले, जो फॉर्मूले वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। देखिए क्या होता है x/2, देखिए उस वीडियो के जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस पूरी यूनिट में हेल्प करेंगे। तो वो अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूले को अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए कितना आ जाएगा।
हाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो तो पाई बाई 2 तो बाहर है, अंदर क्या आएगा x। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर a की जगह 1 लिखना है, जहां जहां a वहां 1 लिखेंगे। तो x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि x अपॉन 1 मतलब x ही रह जाएगा, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1। अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आएगा पाई बाई 2 ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो देखो ये तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी। प्लस यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट अप्लाई होगी। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो देखो ये x है तो 0 है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो आंसर देखिए कितना आएगा यहाँ से, पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1 अगेन पाई बाई 2 और उधर 0। तो देखिए पाई बाई पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 2 टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो फाइनली जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है वो कितना है, पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है। फंक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, फाइनल आंसर कितना है, पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखो बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, इसी टाइप का है, लिमिट वैसे ही है ना, बस केवल फंक्शन में अंतर है। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप इसको अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को मैं लिख लेता हूं। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1, 0 से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरी लिमिट है 0 से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन है एक्स वाई और जेड, डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। अब यहां पर जरा ध्यान दें, लिमिट को पहचान। देखो सबसे पहले इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 से लेकर के, तो इसका मतलब यहाँ एक्स वाई वेरिएबल है, तो ये लिमिट जेड की हो गई। फिर यहाँ पर ये x आ रहा है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये लिमिट y की और ये लिमिट x की। तो क्या सबसे पहले dz लिखा है, बिल्कुल dz लिखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे इंटीग्रेट कर देना है। देखिए तो कितना आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, देखेंगे। देखो तो पहले वाला तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0 से 1, दूसरा भी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर सीधे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखो हम z के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y कांस्टेंट होंगे, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x into y z स्क्वायर अपॉन 2, z स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई होगी, 0 से लेकर के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखें। देखो यहाँ पर ये z स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है ना, इस 2 को मैं पहली बार कर देता हूँ, 2 को क्या कर देते हैं, बाहर करके लिमिट लगाते हैं। तो 1/2 तो बाहर आ गया, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, 0 से अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, और एक्स वाई भी यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान रखें एक्स वाई भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 बाहर चला गया, जेड स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स वाई, देखिए अपर लिमिट में लगा रहा हूँ एक्स वाई, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, जेड की जगह इसको पुट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा, और माइनस में 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बचेगा डी वाई डी एक्स। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, डी वाई डी एक्स। देखिए क्या किया, 2 को मैंने पहली बार ले लिया था, तो यहाँ केवल बचा एक्स वाई जेड स्क्वायर, जेड की जगह पर ये रख दिया आपने अंडर रूट वाला पार्ट, क्योंकि यही लिमिट है, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे जेड के प्लेस पे, तो जेड स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए
सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा 1/2 तो बाहर ही है, लिमिट हमारी पहली 0 से 1, दूसरी लिमिट 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखिए कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 0 से 1, 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। देखें देखो एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आएगा माइनस देखो एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 3 और वाई आ जाएगा, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब, और डी वाई डी एक्स ये मेरे पास आ जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/2 0 से 1। अब यहां पर मैं दोबारा से इसको इंटीग्रेट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा जरा ध्यान देना, सभी जगह y है तो y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। तो x y का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस x क्यूब तो कांस्टेंट है, देखिए यहां पर भी x कांस्टेंट था, y का इंटीग्रेशन y² 2, x क्यूब कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y² 2 माइनस x कांस्टेंट है और y क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4, ये हमारे पास आएगा, ठीक है ना। लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई हो गई, लिमिट अप्लाई होगी 0 से लेकर के √1 माइनस x²। नेक्स्ट स्टेप पर जरा ध्यान से देखें 1/2 तो कांस्टेंट है, 0 से 1 लिमिट है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y है वहां पर √1 माइनस x² को पुट कर दीजिए। तो देखो जरा यहाँ पर, अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर चलिए पहले लिमिट ही अप्लाई कर लेते हैं 1/2 0 से 1, देखो जहां y है वहां पर √1 माइनस x² रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा x, y की जगह जब इसको रखेंगे तो y² है तो √ हट जाएगा 1 माइनस x² आएगा और अपॉन में 2 माइनस यहां पर भी रूट हट जाएगा x³ 1 माइनस x² अपॉन में 2 माइनस, अब यहां पर पावर 4 है तो x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर का, देखिए पावर 4 जब होगी तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो स्क्वायर फिर भी बचेगा तो ये पावर 2 आएगा और अपॉन में 4, और हमारे पास यहां पर बचेगा अभी dx, ठीक है। चलो अब यहां पर एक काम करता हूं, पहले हम इसको देखिए x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। इसका मैं पूरे का एलसीएम लूं तो 4 आएगा, 4 को बाहर कर लेते हैं, बाहर 1/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर 1/8 इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, और ये आ जाएगा 2x 1 माइनस x² माइनस 2x³ 1 माइनस x² और माइनस, देखो यहां पर इसको x को x और इसको देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का b स्क्वायर, x की पावर 4 आ जाएगी माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x², ये मेरे पास आएगा, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा और dx। अब क्या करना है, अब हमें इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, लेकिन पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर तो 1/8 है, 1/8 बाहर है, लिमिट 0 से 1 है, कितनी है 0 से 1। अब देखो जरा 2x का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं मैं तो 2x का 1 में करेंगे 2x आएगा माइनस 2x³ आएगा, 2x माइनस 2x³, देखिए 2x माइनस 2x³। अब आगे आ जाओ माइनस 2x³ फिर से आएगा, माइनस में 2x³ फिर से आ जाएगा, देखो क्यों आया, क्योंकि ये 2x³ 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x³ आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 5 आएगा, प्लस 2x की पावर 5। आगे देखें
माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 5, ये कंप्लीट। अब इस माइनस x के मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस x माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू x की पावर 5, यानी कि माइनस x की पावर 5, माइनस x की पावर 5, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 3, प्लस में 2x की पावर 3, और बचेगा हमारे पास d। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो 2x की पावर 3 से 2x की पावर 3 कैंसिल हो गया, है ना। और क्या बचेगा उसको भी देख लो। देखिए 1/8 तो बाहर है, 0 से 1 इंटीग्रेशन, देखो 2x में से एक x को माइनस कर दो तो 1x बचेगा, है ना, माइनस 2x क्यूब बचेगा, और x 2x की पावर 5 में से एक x की पावर 5 चला जाएगा तो एक x की पावर 5 भी बचेगा, और यहां पर बचा dx। क्या बचा? dx। अब लास्ट में देखिए कितना आ जाएगा, 1/8 0 से 1 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x के रेस्पेक्ट में, देखिए कितना आएगा 1/8, देखिए x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन 2x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 6/6, और लिमिट हो गई 0 से 1, 0 से 1। चलो यहां पर देखो 1/8, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, देखिए ये 1/2, और यहां पर x की जगह 1 रखेंगे 1/2 प्लस 1/6, यहां 1/2 से 1/2 कट गया, बाहर बचा 1/8, अंदर बचा 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर हमारा देखिए क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/48, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया 1/8, तो ये हमारा क्या है इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इससे आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना अच्छे से आ गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे जो हमारे ट्रिपल इंटीग्रल में थे, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के लिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करना आपको, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। सिंपल है, देखो यहां पर ये किसकी लिमिट है, x और z लिखा है ना, तो इसका मतलब यहां पर y की लिमिट है, तो पहले dy लिखा भी है। ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, ये y की, ये x की, और ये होगा z, क्योंकि यहाँ पर z है ना, तो x की लिमिट है और ये z की लिमिट है, तो इसी अकॉर्डिंग आप करेंगे। जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो फाइनली सब कट जाएगा और आपका 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी देखो 0 से a माइनस x माइनस y, यानी कि यहाँ x और y आ रहा है, इसका मतलब z की लिमिट है, यहाँ x आ रहा है, इसका मतलब y की लिमिट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, a की पावर 4/8 आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट द इंटीग्रल, यहाँ पर भी a की पावर x प्लस y प्लस z को कैसे इंटीग्रेट करना है, पहला ही क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का आपको कराया था, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रल, इतना अगर आप कर लेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है उनको आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज हमने सीखा कि ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।